बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शिमला डेपुटेशन को डिस्कस करेंगे। शिमला डेपुटेशन जो है वो क्या है, इसको उर्दू में आपने शिमला वफ्द के नाम से भी पढ़ा होगा, शिमला वफ्द। इसका पस मंज़र क्या है? आज नेट का थोड़ा सा इशू है, दैट्स वाई। चले आई विल ट्राई के। अच्छा जी, शिमला वफ्द का बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। होता ये है कि 1905 में इंग्लैंड में इलेक्शंस होते हैं और उसके नतीजे में कंजर्वेटिव पार्टी हुकूमत में आती है। कंजर्वेटिव पार्टी, ये पार्टी हुकूमत में आती है जी। और इस पार्टी का मंशूर ये था, इलेक्शन से पहले उसने यानी अवाम से ये वादा किया था कि हम जैसे ही पावर में आएंगे हम यहाँ पे बरसगीर में इस्लाहात करेंगे या उन तमाम कॉलोनीज में इस्लाहात करेंगे जो कि ब्रिटिश रूल के अंडर हैं। तो जब इनकी गवर्नमेंट आ गई तो यहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने ये सोचा कि वाई नॉट कि हम भी जाके मिलें वाइसरॉय के साथ और उसके सामने अपने मुतालबात रखें। अगर इससे पहले आप थोड़ा सा देखें तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बन चुकी है इससे पहले। तो इन्होंने कहा कि वाई नॉट हम लोग भी जो है वो अपने जाके मुतालबात उनके सामने बयान करें। तो एक वफ्द था, 35 लोग थे उसमें, सर आगा खान उसको हेड कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने जाके क्या किया, वाइसरॉय से मुलाकात की। वाइसरॉय कौन था जी? लॉर्ड मंटो था उस जमाने में। और मुलाकात कहाँ पे हुई? शिमला में। शिमला हिमाचल प्रदेश में है और ये जो है वो हिल स्टेशन है, जैसे हमारे यहाँ पे मरी है वैसे ये हिल स्टेशन है। और 1864 में शिमला जो है उसको समर कैपिटल डिक्लेयर किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। होता ये था कि जब गर्मियाँ आती थी तो वो लोग अपना कैपिटल यहाँ से शिफ्ट करते थे दिल्ली से, और वो शिफ्ट करके कहाँ ले जाते थे? वो हिमाचल प्रदेश में शिमला में ले जाते थे। हिमाचल प्रदेश स्टेट है और शिमला उसमें एक जगह का नाम है। अच्छा, अब किससे मुलाकात हुई जी? लॉर्ड मंटो से मुलाकात हुई। कौन था वो? वाइसरॉय था उस वक्त का। और इस मुलाकात को जो है वो किसने पॉसिबल किया? प्रिंसिपल थे जी अलीगढ़ के मिस्टर आर्क बोल्ड। मिस्टर आर्क बोल्ड जो है वो अलीगढ़ के प्रिंसिपल थे उस जमाने में। इन्होंने ये मुलाकात अरेंज की और डिमांड इन्होंने क्या रखी? इन्होंने ये डिमांड रखी कि मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट का? इसका मतलब ये है कि मुसलमानों की फॉर एग्जांपल जितनी भी सीटें हैं उसमें से मुसलमानों की एक खास तादाद जो है वो आबादी के हिसाब से मुख्तस कर दी जाए। फॉर एग्जांपल अगर टोटल 100 सीट्स हैं तो मुसलमानों की जो 20 सीटें हैं वो आबादी के हिसाब से उनको दे दी जाए और उस पे सिर्फ मुसलमान ही इलेक्ट हो सकते हैं। और तमाम लोगों की जो आमद है उसको वेलकम किया और फौरी तौर पे तो इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ। डिमांड्स क्या थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट, एक इनकरेजिंग रिस्पॉन्स दिया उसने और साथ में ये भी कहा कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से आते तो ज्यादा बेहतर था। यानी उसने दबे लफ्जों में ये कह दिया कि आप भी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए, जिस तरह से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस मौजूद है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो चूंकि उसमें मेजॉरिटी हिंदू थे तो वो एक वक्त आया ऐसा कि वो समझा जाने लगा कि ये हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है। हालांकि वो ये क्लेम करते थे कि वो एक लिबरल पार्टी है और उसमें दोनों पार्टियों और पूरे बरसगीर को वो रिप्रेजेंट कर रही है और उसमें बरसगीर की तमाम एथनिसिटीज और तमाम रिलीजन के जो लोग हैं वो चूंकि मौजूद हैं, इसलिए वो तमाम के तमाम बरसगीर की नुमाइंदगी कर रही है। तो ये था जी शिमला डेपुटेशन का पस मंजर। तो शिमला डेपुटेशन जो है वो इस तरह से बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें मुसलमान और मुसलमान हुक्मरान जो थे उनको, या मुसलमान रहनुमा जो थे उनको ये सबक मिला कि हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। और ये किस साल की बात है? 1906 की बात है, अक्टूबर 1906। इसके बाद क्या होता है जी? दिसंबर 1906 में चूंकि मुसलमान रहनुमा जो हैं उनको पार्टी की अहमियत का पता लग गया था, उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि अगर हमने कोई मुतालबा मनवाना है ब्रिटिश सरकार से तो हमें एक पार्टी बनानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ 2 महीने के बाद ही 30 दिसंबर 1906 ढाका में, कहां पर? एट द रेजिडेंस ऑफ नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान जो है इनका ताल्लुक कहां से था? इनका ताल्लुक बंगाल से था। तो उनकी रिहाइश गाह पर जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो सालाना इजलास हो रहा था और उसके सालाना इजलास के मौका पर इन्होंने मुस्लिम लीग के क़याम का ऐलान कर दिया। इसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग कौन सी थी? ऑल इंडिया। सॉरी बच्चों, आज हम लिख नहीं पा रहे हैं तो आप इसी तरह से मैनेज कर लीजिएगा। मैं जब भी लिखने की कोशिश करता हूं तो ये हैंग हो जाता है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद पड़ी कब पड़ी जी? 1906 में, 1906। मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन थे? यानी इजलास की सदारत किसने की? नवाब मोहसिनुल मुल्क ने। रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट की? नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका ने। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सर आगा खान। ठीक है, सर आगा खान जो हैं वो 1906 से लेके 1913 तक, अगर मैं लिख सकूं यहाँ पर, 1906 से, जी सेंचुरी वाली बात भी डिस्कस करनी है, मैं ये इस स्लाइड के एंड में आपको बता देता हूँ।
1906 से 1913 तक। सर आगा खान जो है वो 1906 से 1913 तक इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। और फर्स्ट सेक्रेटरी जो है या फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? नवाब मोहसिन उल मुल्क थे। तो ये थी वो सिचुएशन जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्मुलेट होती है। साल कौन सा है? 1906 का। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पहला इजलास कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, किसके घर पे हुआ था, रेजोल्यूशन किसने पेश की, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, इजलास की सदारत कौन कर रहा था। अच्छा देखें, ये इजलास की सदारत करना और प्रेसिडेंट होना जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हर इजलास में सदर अलग-अलग होता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो जो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है वो सेम ही रहता है, सही है। तो ये 1906 से लेके 1913 तक, 1906 से लेके 1913 तक, 1906 से 1913 तक जो है वो इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। और फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो ये था जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा। अच्छा अभी स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा है कि जो सदी है वो हम किस तरह से काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो सदी है ना वो 100 साल की होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम स्टार्ट करते हैं ईसवी दौर से। तो फॉर एग्जांपल 61 एडी है, एक साल है 61 एडी। इसको क्या कहा जाएगा? पहली सदी कहा जाएगा या दूसरी सदी कहा जाएगा? यकीनन इसको पहली सदी कहा जाएगा ना, ठीक है। क्या कहा जाएगा कि ये पहली सदी है। लेकिन अगर जो है वो सदी है 100 साल है जी 120 एडी, 120 एडी, तो ये कौन सी सदी होगी? क्या ये भी पहली सदी होगी? सवाल ये है। नहीं, ये दूसरी सदी है, ठीक है। इसी तरह से जो 1900 है, सन 1900, तो सन 1900 तक जो है वो 19 सदियां पूरी हो गई। 1901 जो है वो फिर 20वीं सदी है, ठीक है। इसी तरह से सन 2000 जो है, सन 2000 वो क्या है, उसमें 20 सदियां पूरी हो गई हैं। तो 2000 के बाद की जो सदी है उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये 21वीं सदी चल रही है। हालांकि साल चल रहा होता है 2024 का या 2025 का, तो हम कह रहे होते हैं कि साल 2000 का चल रहा है, लेकिन हम इसको जो है वो 21वीं सदी कह रहे हैं। उसकी वजह ये है, ठीक है। तो अब 120 एडी जो है उसको आप पहली सदी तो नहीं कहेंगे, वो तो फिर दूसरी सदी हो गई ना। तो इस तरह से ये हम सदियां जो है वो काउंट करते हैं। तो ये सेंचुरी जो है वो आपने इस तरह से ध्यान में रखनी है। तो हम लोग जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 इसको डिस्कस कर रहे थे। अच्छा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हवाले से पूछे जाते हैं? इसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट का पूछ लिया जाता है बाज़ औक़ात, सर आगा खान है। और फर्स्ट सेक्रेटरी या फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल नवाब मोहसिन उल मुल्क थे। उसके बाद फर्स्ट सेशन कब हुआ? 29 से 30 दिसंबर 1907 को। ये वो वाला सेशन नहीं है जिसमें बनाया गया था, ये उसके बाद जो पहला सेशन हुआ, ठीक है। इनॉग्रल सेशन नहीं है, बल्कि इसके बाद जो पहला सेशन हुआ 1906 के बाद 1907 में जो पहला सेशन होता है, ये उसकी बात हो रही है। ये कराची में हुआ और इस सेशन की यानी इस सेशन को प्रिजाइड कौन कर रहे थे? आदम जी। उसके बाद सेकंड सेशन कब होता है? 18 मार्च 1908 को अलीगढ़ में प्रिजाइड कर रहे थे इसको जस्टिस शाहदीन। और उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कौन थे? राजा साहब ऑफ महमूदाबाद, जिनको सर अली मोहम्मद खान भी कहा जाता है। ये 1916 में बनते हैं। 1916, सॉरी मैं लिख नहीं पा रहा, 1916 में ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बनते हैं। और 1934 तक और बाज़ जगहों पे 1933 तक ये प्रेसिडेंट रहते हैं। कुछ जगहों पे 1933 तक है और कुछ जगहों पे कुछ बुक्स में जो है वो 1934 भी लिखा हुआ है। तो 1916 से लेके 1933 तक, हम 1933 कंसीडर कर लेते हैं कि 1933 तक ये इसके प्रेसिडेंट रहते हैं। उसके बाद 1933 के बाद कायदे आज़म आ जाते हैं। अब कायदे आज़म के जो प्रेसिडेंट बनने की तारीख है उसमें भी थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन है। कुछ जगहों पे 1933 लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे 1934 लिखा हुआ है। अब सेकंड सेक्रेटरी जनरल कौन थे? हुसैन बिलग्रामी थे। लंदन मुस्लिम लीग जो है उसको कौन लीड कर रहा था? सैयद अमीर अली। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिन्ना ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1913 में, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रेसिडेंट कब बने? 1933 में। अच्छा अब एक सवाल ये भी है कि जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की? कौन बताएगा? जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की? मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906 में, शाबाश, 1906 में, जिस साल मुस्लिम लीग बनी थी उसी साल उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। और फिर 1913 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। 1913 से लेकर 1920 तक ये जो 7 साल हैं वो दोनों पार्टीज के मेंबर रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी और मुस्लिम लीग के भी। और फातिमा जिन्ना ने इसको कब ज्वाइन किया था? 1938 में। फातिमा जिन्ना ने कब ज्वाइन किया? 1938 में। सेपरेट इलेक्टोरेट। अच्छा अब आ जाती है बारी जी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की। अब ये वो रिफॉर्म्स हैं जिसका वादा कंजर्वेटिव पार्टी ने किया था। उन्होंने कहा था कि हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि उन तमाम जगहों पर जहां पर हमारी कॉलोनीज हैं। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुसलमानों का एक्सेप्ट कर लिया गया इसमें, ठीक है। यानी मुसलमानों का जो दरीना मुतालबा था उसको यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मिंटो वॉज द
गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। उस जमाने में मिंटो कौन था? लॉर्ड मिंटो, वो गवर्नर जनरल या वाइसरॉय था। आपको याद होगा इसी से मिलने के लिए जो है वो शिमला वफ्द भी गया था। मॉर्ले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स था। हायरार्की इस तरह से होती थी कि वाइसरॉय की काउंसिल होती थी, उसके ऊपर वाइसरॉय होता था जो कि तमाम इंडिया को देखता था, उससे ऊपर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स था, और उससे ऊपर जो है वो पार्लियामेंट थी या प्राइम मिनिस्टर था। तो इस तरह से ये हायरार्की थी, यानी पार्लियामेंट और वाइसरॉय के दरमियान में जो इंटरमीडियरी था वो कौन था? वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता था पार्लियामेंट के अंदर। तो दिस वाज ऑल अबाउट मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। इसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी कहा जाता है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। उसके बाद लखनऊ पैक्ट की बात करते हैं। ये वो दौर था जब कायदे आजम मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों के रुकन थे। ये यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में, और कौन सी जगह? लखनऊ में। असल में मामला ये था उस वक्त के, उस वक्त मुसलमानों के और हिंदुओं के या मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस, यानी इनके एनुअल सेशन होने थे, तो इन्होंने कहा कि वाई नॉट कि हम जो है वो इकट्ठे ही सेशन कर लें। तो दिसंबर 1916 में क्या हुआ कि इन्होंने एक जॉइंट सेशन बुलाया जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। 1916 की बात है ये। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान में था जी ये। बोथ पार्टीज के एनुअल सेशन होने थे लखनऊ में। तो जिन्ना ने जो है वो कोशिश की और इन्होंने एक ही जगह पे इस सेशन को रख लिया। अब इस सेशन के बाद सरोजनी नायडू, ये एक इंडियन सियासतदान थी, ठीक है, हिंदू सियासतदान थी, उन्होंने एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। फिर एक बुक लिखी गई एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जिन्नाज अर्ली पॉलिटिक्स, ये बैरेंट वेल्स की एक बुक है। और उसके बाद कांग्रेस लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस को जो है वो कौन लीड कर रहा था? बाल गंगाधर तिलक। ये काफी इनके फेमस लीडर थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जो है वो जिन्ना रिप्रेजेंट कर रहे थे इस लखनऊ पैक्ट के अंदर। अब कांग्रेस ने जो है वो इसमें जो भी सिफारिशात पेश की गई उनकी मंजूरी दी 29 दिसंबर को, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कब इसकी मंजूरी दी? 30 दिसंबर को। ये फर्स्ट और लास्ट टाइम ये लोग मिलके बैठे थे और इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को भी मान लिया था। यानी पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट का जो मुतालबा था उसको तस्लीम कर लिया। अदरवाइज इसके बाद जो है वो किसी भी जगह पे वो अपनी वो दोबारा इस बात के ऊपर मुत्तफिक नहीं हुए। तो ये था जी लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के बाद जो है वो हम देखते हैं कि इसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है। लखनऊ पैक्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। इसको इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1919 भी कहा जाता है, मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। इसमें क्या कुछ हुआ जी? इसमें एक तो दियारकी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। दियारकी सिस्टम क्या था? दियारकी का मतलब क्या होता है? डुअल सिस्टम, डबल सिस्टम। अब डुअल सिस्टम क्या है? ये दियारकी मींस डुअल। इसमें हुआ ये फैसला कि रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, दो तरह के इसमें डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया। डिपार्टमेंट्स को क्या किया? जो टोटल डिपार्टमेंट्स थे जितने भी इंडिया के, उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? जो डिफेंस था, डिफेंस, ठीक है, फाइनेंस, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया। और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे थे लाइक हेल्थ है, इरिगेशन है, इस टाइप के जो डिपार्टमेंट हैं वो इन्होंने ट्रांसफर कर दिए सब कॉन्टिनेंट के लोगों को। यहाँ के जो नुमाइंदगान थे उनको ट्रांसफर कर दिए। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको दियारकी सिस्टम कहा जाता है। एक डुअल सिस्टम था। इसमें क्या किया गया कि तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक तरफ रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स मीन डिपार्टमेंट, और दूसरी तरफ ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, यानी जिनको ट्रांसफर कर दिया गया बड़े सगीर के लोगों में। तो डिफेंस और फाइनेंस यानी मेजर मिनिस्ट्रीज जो है वो उन्होंने अपने पास रखी, और जो ऐसी मिनिस्ट्रीज थी जिनके अंदर कोई इतना ज्यादा खतरा नहीं था उनको, वो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के लोगों को दे दी। तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड दियारकी सिस्टम। उसके बाद कमीशन ने यह भी फैसला किया कि 10 साल के बाद ये इस मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर ये फैसला किया गया कि 10 साल के बाद एक कमीशन आएगा यहाँ पर, और वो आके जायजा लेगा कि जो चीजें इंप्लीमेंट की गई थी मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर, आया कि वो ठीक थी, और अगर वो ठीक थी तो वेल एंड गुड, अगर ठीक नहीं है तो फिर उसमें क्या क्या तब्दीली की जरूरत है, तो वो सिफारिशात जो है वो पेश करेंगे और उसकी बेस पे फर्दर जो है वो आगे आइन साजी की जाएगी। मॉन्टेग कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स था जी 1917 से 1922 तक। चैम्सफोर्ड कौन था? ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया था 1916 से लेके 1921 तक। जी बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि नेटिव्स को पहली बार लेजिस्लेशन का हिस्सा बनाया गया था। अब 1919 में एक और अहम जो डेवलपमेंट है वो क्या है? वो है रॉलेट एक्ट 1919 में। रॉलेट एक्ट क्या
क्या था? ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट था जो कि 19 मार्च 1919 को पास होता है। इसके मुताबिक क्या था कि 2 साल तक किसी भी 2 इयर्स प्रिजन किसी भी शख्स को, चाहे वो फ्रीडम फाइटर है, पॉलिटिकल वर्कर है, सहाफी है, कुछ भी है, उसको 2 साल तक प्रिजन में रखा जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल। यानी ऐसा शख्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिहाज से अमन व अमान के लिए खतरा बन रहा है, तो उसको विदाउट एनी ट्रायल, ट्रायल का मतलब यह है कि अदालत में उसके ऊपर मुकदमा चलाए बगैर उसको 2 साल तक डिटेन किया जा सकता है या प्रिजन में रखा जा सकता है। तो ये जो है ये एक बड़ा ही काला कानून था, क्योंकि इसका मतलब तो सबको साफ नजर आ रहा था कि जो जो लोग मेन लीडर्स हैं उन सबको उठा लेंगे और उठा के जेल में डाल देंगे। 2 साल के बाद जो है वो वैसे ही जो है लोग उनको भूल भाल चुके होंगे। तो असल में इसका पर्पस क्या था कि उन तमाम तहरीकों को कुचलना जो कि अपने हकूक के लिए या आज़ादी के लिए चल रही थी। मोहम्मद अली जिन्नाह है, मदन मालविया और मजहरुल हक, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के उस जमाने में मेंबर भी थे। इन्होंने एहतजाजन इससे लेजिस्लेटिव काउंसिल से अस्तीफा दे दिया। ये वायसराय की जो है वो सुपीरियर काउंसिल थी, इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। उसने क्या किया कि इन तीनों लोगों ने जो है वो असूली मौकफ अपनाया और लेजिस्लेटिव काउंसिल से अस्तीफा दे दिया। अब इसके अलावा इसके बाद क्या होता है? जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। इसके बाद होता ये है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। प्रोटेस्ट कर रहे थे किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन कचलू, ये दोनों कांग्रेस के लीडर्स थे या कांग्रेस के जो है वो रुकन थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के तहत। तो लोग उनकी रिहाई के लिए और रॉलेट एक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। बैसाखी का दिन भी था। कुछ लोग जो है वो जलियांवाला बाग अमृतसर में मेले के लिए भी इकट्ठे हुए थे। ये तारीख आपने याद कर लेनी है, ये 13 अप्रैल 1919। तो जनरल डायर जो है उसने ऑर्डर दिया कि इनको शूट कर दो और उनके ऊपर अंधाधुंध किस्म की गोलियां चलाई गई। 1000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। और रविंद्रनाथ टैगोर जो कि फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, उन्होंने अपना सर का खिताब वापस कर दिया। उन्होंने नोबेल प्राइज तो वापस नहीं किया लेकिन सर का खिताब जो है वो वापस कर दिया, क्योंकि सर का खिताब जो है उनको ताजे बरतानिया की तरफ से मिला था, वो उन्होंने वापस कर दिया। तो इसके ऊपर लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया, किसी किस्म का जो है वो लोगों को सजाएं नहीं दी। लेकिन 2019 में उनका एक बयान आता है 2019, क्योंकि उसको 100 साल पूरे हो चुके थे। 2019 में उनका सिर्फ इतना बयान आता है कि हमें इस सारे वाक़े पर रिग्रेट है, अफसोस है हमें, यानी कि इतने सारे बंदे मार दिए 1000 के करीब, और उन्होंने कहा कि जी हमें इस वाक़े पर अफसोस है। तो दिस वाज ऑल अबाउट जलियांवाला बाग मैसेकर 1919। इसके बारे में जो जितने भी सवाल हैं ये सारे बारहा पूछे जा चुके हैं। कब हुआ और लीडर कौन कौन से थे जो जिनको अरेस्ट किया गया था, जलियांवाला बाग कहाँ पर वाक़या है, तारीख क्या थी उसकी, जनरल का क्या नाम था, ठीक है, और जलियांवाला बाग की वजह से किसी ने सर का खिताब वापस किया था। तो ये सारे सवालात जो हैं ये बार बार पूछे जा चुके हैं। तो 100 साल के बाद जो है वो उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिग्रेट किया। जस्ट ये वर्ड थे उनके कि जी कि हम इस वाक़े के ऊपर रिग्रेटफुल हैं। कोई किसी किस्म की कोई कमेटी नहीं बनाई गई, इसकी तहकीकात नहीं करवाई गई, किसी को जिम्मेदार नहीं करार दिया गया। एटलीस्ट अब किसी को सजा तो नहीं दी जा सकती बिकॉज जनरल डायर इज नो मोर, लेकिन एटलीस्ट मुसलमानों को या बरसगीर के लोगों को जो है वो इंसाफ दिया जा सकता था, जो कि नहीं हुआ।